हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैं फिज़िकल साइंस का वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ काम आ गया था। आज हम लोग फिर से आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, कुछ मैथ्स सॉल्व किए थे फिज़िकल साइंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे पास तो मुझे एडिटिंग वगैरह अभी उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, और मेरे पास माइक भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ हेडफोन लगाकर मेरे वीडियो को देखा करें, जिससे साउंड क्लियर आएगा। रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। जितने हद तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी उतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है। बस सिंपल सा एक बोर्ड है और एक पेन है मेरे पास, बस यही रिसोर्स है, और एक स्टैंड है। धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट करूँगा मैं। बस आप लोग मुझे हिम्मत दें, मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ये इस साल के माध्यमिक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। उसको बताने से पहले मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, वही क्वेश्चन ही है, देखिए। इनकैंडिसेंट लैम्प, उसके बाद कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, इसको हम लोग CFL भी बोलते हैं। 3 नंबर में लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप तो जानते हैं, LED। आजकल तो LED का ज़माना है। देखिए, ये 3 तरह के लैंप, हम लोग ये तीनों लैंप इस्तेमाल किए हुए हैं, सभी जानते हैं हम लोग। एग्ज़ाम में इस साल के माध्यमिक एग्ज़ाम में पूछा था, लाइट इमिटिंग डायोड LED और CFL में क्या डिफरेंस है, क्या अहमियत है इन दोनों का, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, या डिफरेंस पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनकैंडिसेंट लैम्प क्या है? इनकैंडिसेंट लैम्प, ये आप लोगों को याद होगा, बल्ब में, जिस बल्ब में ऐसा था, फिलामेंट था, बल्ब में लगा हुआ रहता था। अगर ये बल्ब है, उसके अंदर में फिलामेंट एडेड रहता है था, ऐसे बल्ब को बोलते थे इनकैंडिसेंट लैम्प। क्यों इनकैंडिसेंट बोला जाता है इसको? जब इसमें बिजली गुजारी जाती है, करंट जब गुजरता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये मेटालिक हिस्सा जो है टंगस्टन का बना होता था, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता था, इस धात का। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे लैंप में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारी जाती है, तो ये जल उठता है। जलने से उससे लाइट इमिट होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? इनकैंडिसेंट लैम्प, ठीक है। यानी जल करके, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जलने से, हीटेड होने से, इससे लाइट का इमिशन हो रहा है, यानी लाइट निकल रहा है, लाइट का अखराज हो रहा है। अब देखिए, उसके बाद आ रहा है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये भी आया था बीच में, बहुत चला था, अभी भी है, इसका यूज हो रहा है, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये दरअसल थोड़ा सा इसके अंदर जो मरकरी इस्तेमाल होता है, टॉक्सिक मरकरी जहरीला होता है, पारा इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये थोड़ा सा रिस्की चीज़ है। इसको हैजार्डस माना जाता है, यानी खतरा माना जाता है नेचर के लिए। तो इसको जहाँ तहाँ इधर उधर इसको डिस्पोज नहीं करना है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको साइड में रख देना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पारा इस्तेमाल होता है, ठीक है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। CFL का आप देख लिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। इसमें क्या है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं, तो वो मरकरी की सतह से टकरा करके वो अलग एनर्जी लेवल पर अलग विजिबल लाइट जो है इमिट करवाते हैं, ठीक है।
उससे लाइट निकलता है। सिंपल जुबान में मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अभी माध्यमिक लेवल पर हैं हम लोग, 12th में जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या है? ये इसमें डायोड होता है, डायोड रहता है। ये इससे भी जब इलेक्ट्रिक करंट जब गुजारी जाती है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल करके आपस में जब मिलते हैं तो इसमें भी क्या होता है, फोटोन्स निकलते हैं, और वो फोटोन्स लाइट की शक्ल में, लाइट का ही कॉम्पैक्ट क्या बोलते हैं, क्वांटा है, ठीक है, फोटोन। तो पैकेट ऑफ एनर्जीज होते हैं, तो वो लाइट एनर्जी वहाँ से निकलता है, रोशनी निकलती है लाइट इमिटिंग डायोड में जब करंट से कनेक्ट किया जाता है, सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। तो ये आप लोग देख लिए। देखिए, इनकैंडेसेंट लैंप और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और लाइट इमिटिंग डायोड ये सब इम्प्रूव किया जा रहा है ना। इसका फ़ायदा भी है, ठीक है, एक जो है दूसरे पर हावी है। जैसे एलईडी जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, अब इसका तो ज़माना लगभग ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि इसका फिलामेंट वाला है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, हीट एनर्जी चाहिए, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है, और इससे बिल भी ज़्यादा आएगा, है ना। इसका लास्टिंग भी बहुत कम होता है, यानी लाइफ स्पैन जो है इनकैंडेसेंट लैम्प का बहुत कम है, ठीक है। अगर पूछे तो आप बोल सकते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प का लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन जो है बहुत कम है, ठीक है, और यानी लास्टिंग बहुत कम करता है, और इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, ड्यूरेबल नहीं है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो है, आप देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका क्या बोलिएगा आप कि इसमें पारा इस्तेमाल किया जाता है। CFL में क्या इस्तेमाल होता है? पारा का कोटिंग रहता है, पारा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जहरीला होता है ना, यही बोलना है, जो कि जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। इसका इस्तेमाल नहीं करना ही ठीक है, मतलब नहीं करना क्या, ये लाइट तो अच्छा देता है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम इफ़िशियंसी भी है कहीं ना कहीं, इसके मुकाबले में तो अच्छा खासा इफ़िशियंट है ये, ठीक है। सिर्फ टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिसको इसका अलग डिस्पोजल करते हैं, डिस्पोजल मतलब डिस्पोजल से रोका जाता है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये लाइट इमिटिंग डायोड के मुकाबले में ये थोड़ा सा खर्चीला है, ठीक है, खर्च ज़्यादा पड़ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे ज़्यादा उसमें लग जाता है, लॉस होता है कहीं ना कहीं, दाम भी ज़्यादा है। लाइफ स्पैन एलईडी के मुकाबले में कम है, ठीक है, इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये आज का टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लाइट इमिटिंग डायोड जो है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एलईडी हर जगह देखिएगा, एलईडी टीवी, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, इसका कम कॉस्टिंग पर ये आसानी से दस्तयाब है, इससे ज़्यादा रोशनी निकलती है, कम एनर्जी खर्चा करके, इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करके ये ज़्यादा लाइट देता है ना। लाइफ स्पैन भी अच्छा है, कम खर्चीला भी है, यानी कॉस्टिंग भी कम पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल इनके बारे में बता दी है। आप वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे हिम्मत दें, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि माध्यमिक के लिए मैं पूरा क्लास 10th का मैं सोचा हूँ कि फर्स्ट समेटिव, सेकंड समेटिव, थर्ड समेटिव, मैं पूरा चैप्टर ही मैं सारा वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड कर दूँ कि आने वाले फ्यूचर में जितने भी बच्चे पढ़ेंगे सब कम से कम यूट्यूब पे सर्च करें तो कुछ उर्दू में आ जाए। इसके बाद ना सिर्फ मैं उर्दू के लिए बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि CBSE बोर्ड के लिए भी बनाऊँगा, लेकिन बहुत बहुत वक्त लगेगा। आप लोग मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं हम लोग। अगला चीज़ जो है अगला चीज़ जो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप लोग सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए इसका अगर हम लोग ये बोलें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी बरकीरों का मकनातीस पर असर, है ना। मैग्नेट मतलब मकनातीस, आप लोग जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ साउथ पोल होता है, उसमें डायरेक्शन देखने के भी काम आता है, वो बहुत सारे काम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूजेज है, उसका बहुत इस्तेमाल है। बड़े बड़े जो क्रेन जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ बनता है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट तैयार कर लिया जाता है, जिससे बड़े बड़े कार को उठा करके देखे होंगे आप, क्रिस फिल्म में देखे होंगे आप, वो इस्तेमाल किया है वहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही इस्तेमाल है वहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री इसका देखते हैं। ऑस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले, ऑस्टेड ने ही बतलाया कि जब किसी वायर से, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही है, ठीक है, तो इस वायर के करीब में एक मैग्नेटिक मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट हम लोग लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो इस वायर के सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे लगा? ऑस्टेन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जब गुजर रही है, इसके नज़दीक एक मैग्नेटिक नीडल उसने ला करके उसने रख दिया, ठीक है, इसके करीब में ला करके एक मैग्नेटिक नीडल इसने ला करके यहाँ पर रख दिया, पाइवोटेड है, एक मैग्नेटिक नीडल ला करके रख दिया। देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल में इनहराफ हो रहा है, यानी डेविएट कर रहा है, मैग्नेटिक नीडल जो है हिल रहा है, ठीक है, इनहराफ हो गया, झुक गया या कहीं घूम गया, टर्न कर गया, ठीक है। तो इसने क्या नतीजा निकाला? इसने नतीजा निकाला कि जब किसी कंडक्टर से बरकी रो गुजरती है तो इस कंडक्टर के आसपास में एक मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मैग्नेटिक नीडल है, मतलब मकनातीस है। जब ये करीब में लाया जा रहा है इसको, इस वायर के, तो इसमें इनहराफ हो रहा है। जरूर आसपास कोई मकनातीस हो, तभी किसी मकनातीस में इनहराफ का होगा। तो इससे उसने नतीजा निकाला कि जब किसी कंडक्टर से बरकी रो गुजरती है, किसी मौसिल से बरकी रो जब गुजरती है, इस मौसिल के एतराफ में क्या होता है, इस मौसिल के एतराफ में क्या हो जाता है, एक मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैग्नेट, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मकनातीसी असर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली चीज, अलग टॉपिक लेते हैं। अब आते हैं हम लोग एक, देखिए आप सब, अगर कोई करंट पास कर रही है नॉर्थ साउथ की तरफ, ठीक, साउथ नीचे बना देते हैं, नॉर्थ ऊपर कर देते हैं, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की जानिब अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है किसी कंडक्टर से, मकनातीसी नीडल हम लोग लाएंगे इसके करीब में, तो ये मकनातीसी नीडल किधर झुकेगा? बाएं तरफ मुड़ेगा, ना दाएं तरफ मुड़ेगा, ना किधर मुड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा दरवाजा बंद करके आ रहा हूँ मैं, बच्चा रो रहा है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, एक वायर लिया हूँ मैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ इस वायर में करंट गुजर रहा है। ये जो मकनातीसी नीडल इसके करीब में अगर हम लोग रखेंगे मकनातीसी नीडल को नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस मकनातीसी नीडल को अगर इसके करीब में रखेंगे
तो इसमें किस तरह का झुकाव होगा, नॉर्थ जो है नॉर्थ पोल मकनातीसी नीडल का किधर घूमेगा, किधर टर्न करेगा, इसका पता कैसे लगाया जाए। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट रखा गया है एम्पियर, एम्पियर्स, इसको बोलते हैं एम्पियर्स रूल, एम्पियर का असूल। क्या है एम्पियर का असूल बताइए, एम्पियर रूल क्या बोलता है। देखिए एम्पियर रूल बोलता है जब किसी मान लीजिए किसी मौसिल से बरकी रो गुजर रही है, ठीक है, किसी मौसिल से बरकी रो गुजर रही है, कोई शख्स कोई पर्सन उस इस तरह तैर रहा है कि उसका जो चेहरा हो मकनातीसी सुई की जानिब हो और वो इस तरह तैरे कि उसका फ्लो जो हो किधर हो, बरकी रो की सिमत में हो। तो उस हालत में उसका बायां हाथ जिस जानिब मुड़ेगा उस जानिब मैग्नेटिक नीडल का शुमाली कुतुब इनहराफा का होगा, उसमें मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी जैसे कि हम ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो कोई पर्सन इस पर इस तार के सिमत में इस तरह से तैर रहा है कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े और उसका चेहरा जो मकनातीसी सुई की जानिब हो, यानी अगर मकनातीसी सुई नीचे रखा गया है, तार के नीचे रखा गया है, तो चेहरा नीचे की जानिब हो। अगर मकनातीसी सुई तार के ऊपर रखा गया है तो उसका चेहरा ऊपर की जानिब हो। तो दोनों ही हालत में उसका बायां हाथ जिस जानिब मुड़ेगा उस जानिब मकनातीसी सुई का नॉर्थ पोल यानी शुमाली कुतुब उसी जानिब मुड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। मैं इसको लिख देता हूँ। अगर कोई शख्स इस तरह तैरे कि वो बरकी रो की सिमत में आगे बढ़े और इसका चेहरा मकनातीसी सुई की जानिब हो, तो इस शख्स का बायां हाथ मकनातीसी सुई के शुमाली कुतुब के इनहराफ की सिमत को बतलाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगर कोई शख्स इस तरह तैरे कि वो बरकी रो की सिमत में आगे बढ़े और इसका चेहरा मकनातीसी सुई की जानिब हो, तो इस शख्स का बायां हाथ मकनातीसी सुई की शुमाली कुतुब के इनहराफ की सिमत को बतलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम बोलें कि मकनातीसी सुई तार के नीचे है, अगर तार जा रही है ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ और मकनातीसी सुई तार के नीचे अगर हो, तो शख्स साउथ से नॉर्थ की जानिब ही तैरेगा, उसका चेहरा नीचे की जानिब ऐसे देख रहा होगा मकनातीसी सुई को, तो उसका जो बायां हाथ होगा वो किधर मुड़ेगा, शुमाली कुतुब, बायां हाथ इधर मुड़ेगा ना, तो उसका शुमाली कुतुब जो होगा मकनातीसी सुई का भी किधर होगा, उसके बाएं हाथ की जानिब भी उसमें इनहराफ होगा। अगर किसी वजह से ये जो मकनातीसी सुई है तार के ऊपर हो, तो शख्स जो है तार की सिमत में यानी बरकी रो की सिमत में ही तैरेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा ना, उसका चेहरा मकनातीसी सुई की जानिब होगा, तो उसका बायां हाथ जिधर मूव करेगा तो उस हालत में किधर हो जाएगा, इस जानिब हो जाएगा। तो अगर नॉर्थ साउथ इधर है, इधर क्या होगा, वेस्ट, और इधर ईस्ट हो जाता है ना, यानी मगरिब, पहले हालत में मगरिब की जानिब और दूसरे हालत में मशरिक़ की जानिब,
उसका इनहराफ क्या होगा, किसका, शुमाली मैग्नेटिक मकनातीसी सुई का शुमाली कुतुब का इनहराफ। ठीक है, ये रूल इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर कोई शख्स इस तरह तैरे कि वो बल्कि रो की सिमत में आगे बढ़े और इसका चेहरा मकनातीसी सुई की जानिब हो, तो इस शख्स का बायां हाथ मकनातीसी सुई की शुमाली कुतुब के इनहराफ की सिमत को बतलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम्पेयर रूल तो हम लोगों ने देख लिया, यानी कहने का मतलब है, ऑस्टेड ने बताया कि जब किसी मौसिल से बल्कि रो गुजरती है तो इस मौसिल के आसपास एक मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। ठीक है, इस मकनातीसी मैदान का सिमत का पता हम लोग एम्पेयर्स रूल के जरिए लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और इफ़ेक्टिव रूल है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड ग्रैप्स रूल। राइट हैंड ग्रैप्स रूल भी एम्पेयर्स रूल की तरह ही वही है, थोड़ा सा खाली हम लोग राइट हैंड ला दिए उसमें। देखिए क्या है राइट हैंड ग्रैप्स रूल। देखिए राइट हैंड ग्रैप्स रूल क्या होगा, यहाँ मिटाता हूँ। राइट हैंड ग्रैप्स, पकड़ना ना, ग्रैप्स रूल। ठीक है, राइट हैंड ग्रैप्स रूल ये बोलता क्या है, राइट हैंड ग्रैप्स रूल क्या बोलता है कि हम तार को पकड़ना नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। किसी मौसल से अगर करंट गुजर रहा है उसको आप पकड़ लें, अगर वो, ये तो गलत हो जाएगा ना। तार अगर हो कोटिंग रहे तो वो अलग बात है, प्लास्टिक कोटिंग अगर रहे वो पकड़ने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसमें भी अगर लीक हो तो करंट लग सकता है। तो ये सब करंट के मामला में, इलेक्ट्रिसिटी के मामला में आप लोग एहतियात बरतें। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर हम लोग दाएं हाथ में, राइट हैंड रूल है ना, दाएं हाथ में तार को इस तरह से हम पकड़े हुए हैं, ग्रैस्प किए हुए हैं कि हमारा जो अंगूठा है वो बल्कि रो की सिमत को बतलाता है। ठीक है, हमारा जो अंगूठा जो है बल्कि रो की सिमत को बतलाए। तो देखिए हम तार को इस तरह से पकड़े हैं, तो हमारा जो उंगलियां हैं वो क्या करेंगी, हमारी जो उंगलियां जिस तरफ मुड़ी होंगी, ये क्या बतलाएंगी, मकनातीसी मैदान की सिमत को बतलाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को बतलाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ग्रैस्प किया ना। अगर यही चीज़ उल्टा हो तो हम लोग कैसे पकड़ना पड़ता, करंट की सिमत में लेने के लिए हम लोग उल्टा पकड़ना पड़ता, नीचे की जानिब। तो हम लोगों का डायरेक्शन किधर हो जाता, ऐसे हो जाता। ठीक है, ऐसे हो जाता हम लोग डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा राइट हैंड ग्रैस्प रूल। ओके, यानी एक बार फिर से बोल देता हूँ। हम किसी मौसिल से बल्कि रो गुजर रही है तो हम मौसिल को इस तरह से पकड़े हुए हैं अपने दाएं हाथ से कि अंगूठा बल्कि रो की सिमत को बतलाए, बल्कि रो की सिमत में हो। ठीक है, तो हमारा जो उंगलियां होंगी वो क्या होगा, मकनातीसी मैदान को जाहिर करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, इसको मिटा दें हम। इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। उसका नाम है, आप लोग सब, ये बहुत फेमस है, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं इसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, देखिए ये आया क्यों, ये रूल क्यों आया। आप देखिए मोटर का इस्तेमाल तो हर जगह हो रहा है ना, पंखा में भी है, फिर जा करके मिक्सर में भी है, जूसर में भी है, बहुत जगह पर है। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आप देखिए जब भी कोई कॉइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल करते हैं और उस कॉइल से अगर बल्कि रो गुजरती है, ठीक है, तो कंडक्टर घूमना शुरू करती है, हरकत में आ जाती है। ठीक है, वो कॉइल जो है हरकत में आ जाती है। ठीक है, तो कॉइल का हरकत किस सिमत में होगा इसका पता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए बताया जा सकता है, बहुत आसानी से। इसमें करना क्या है, आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। आपने क्या बोला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो बायां हाथ, फ्लेमिंग ने अपना बायां हाथ फिजिक्स को दे दिया। वाह क्या बात है। तो देखिए
अपने बाएं हाथ को, अपने बाएं हाथ की इन 3 उंगलियों को देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये है हमारा थंब यानी अंगूठा, ये 4 फिंगर यानी शहादत की उंगली भी बोलते हैं इसको, और ये बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर। ये तीनों उंगलियों को इस तरह से हम लोग इस तरह से फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, अमूद हो। देखिए ये भी अमूद है इस पर, ये भी अमूद है इस पर, ये भी अमूद है दोनों पर, ठीक है। ये तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएंगे, ये तीनों एक दूसरे पर अमूद हो, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे पर अमूद हो, ओके, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो अगर शहादत की उंगली बोलते हैं, शहादत की उंगली मकनातीसी मैदान को जाहिर करे यानी मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करे, और बीच की उंगली जो है, बीच की उंगली आपकी ये जाहिर करे बरकी रो की सिमत को, तो अंगूठा जो होगा वो अंगूठा क्या जाहिर करेगा, अंगूठा कंडक्टर की हरकत की सिमत को बतलाएगा, किस जानिब घूमेगा, कंडक्टर की हरकत की सिमत को बतलाएगा, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां यानी अंगूठा, शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली यानी बीच की उंगली को इस तरह से हम फैलाएं, ये तीनों एक दूसरे पर अमूदी हालत में हो। तो शहादत की उंगली मकनातीसी मैदान के सिमत को जाहिर करती है, बीच की उंगली बरकी रो की सिमत को जाहिर करेगी यानी इलेक्ट्रिक करंट की सिमत को जाहिर करेगी, और ये अंगूठा जो है क्या जाहिर करेगा, कंडक्टर की हरकत की सिमत को बतलाएगा। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का असूल है, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ, लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप लोग पॉज करके इसको राइट डाउन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, इसके इस्तेमाल के लिए बार्लोज व्हील एक टॉपिक आता है, ठीक है, जिसमें एक चक्का रहता है, वो नालनुमा यानी यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में वो चरखी जो होता है, बार्लोज व्हील जो होता है वो लगा रहता है, पारा में डूबा रहता है, मरकरी में, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक करंट से सर्किट को सजा देते हैं, जैसे ही करंट गुजारते हैं तो बार्लोज का जो चक्का है वो घूमने लगता है, ठीक है, बार्लोज व्हील जो है घूमने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि माध्यमिक एग्जाम में बार्लोज का चक्का का कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, कभी मैंने नहीं देखा कि कंस्ट्रक्शन पूछा है, ठीक है। हमेशा पूछता क्या है कि ये जो बार्लोज का जो चक्का है या व्हील जो है, अगर हम इलेक्ट्रिक बार्लोज चक्का का जो व्हील है उसका घूमना किन बातों पर मुनहसर करता है, तो हम पॉइंट्स लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की ताकत पर, ठीक है, मुनहसर करती है। बोलते हैं इस टॉपिक को, जब बार्लोज के चक्के से बरकी रो बुझाई जाती है तो घूमना शुरू करती है। अगर इस बरकी रो यानी इलेक्ट्रिक करंट की ताकत को बढ़ा दी जाए तो बार्लोज का चक्का और तेजी से घूमने लगेगा, ठीक है, ओके। इसका यही है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की सिमत को तब्दील कर दी जाए, अगर इलेक्ट्रिक करंट की सिमत को तब्दील कर दी जाए, मतलब अगर नॉर्थ से साउथ की जानिब अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही थी तो उसको अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की जानिब कर दें तो क्या होगा, बार्लोज का चक्का जो है मुखालिफ सिमत में घूमने लगेगा, ठीक है। पहले अगर क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अब डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। सिमत पर भी डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की ताकत और इलेक्ट्रिक करंट की सिमत पर डिपेंड कर रहा है बार्लोज का चक्का किधर घूमेगा, कितना स्पीड से घूमेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, मकनातीस जो इस्तेमाल किए उसमें मकनातीस की ताकत पर, जो मकनातीस उस पर इस्तेमाल किया गया है उस मकनातीस की ताकत पर भी क्या होता है, बार्लोज व्हील का चक्का का स्पीड डिपेंड करता है। अगर मकनातीस की ताकत को बढ़ाने पर क्या होगा, और स्पीड में वो जो चक्का है घूमना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मान लीजिए वही करंट गुजर रहा है, ठीक है, और अगर हम मकनातीसी ताकत और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ला करके रख दें उस चक्का के सराउंडिंग्स में तो क्या होगा, और तेज़ी से
बाल्लोस के चक्का जो है घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके अलावा मकनातीस के कुतबैन को तब्दील कर दिया है। यानी मकनातीस का जो पोल्स है उसको हम लोग चेंज कर दें, यानी नॉर्थ की जगह पे साउथ कर दें, साउथ की जगह पे नॉर्थ कर दें, तो इस हालत में क्या होगा, ठीक उल्टा, बालोस व्हील का जो चक्का है उल्टे तरफ यानी मुखालिफ सिमत में घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बता दिया, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। इसको मिटा दें, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक इसको मिटाते हैं पहले। ये आप देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। इलेक्ट्रिक मोटर सभी जानते होंगे, डीसी मोटर जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, इनडायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, दो तरह का करंट है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा मैंने अभी साइड किया हुआ है, क्योंकि उससे हम लोग यहाँ पर फैराडेज वाला लॉ में उसको हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का काम करने का शुल्क किस बुनियाद पर होता है? इसमें क्या होती है, बरकी तवानाई जो होती है, ये मेन चीज़ है। बरकी तवानाई जो होती है क्या करती है? बरकी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील की जाती है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ प्लीज़, कुछ सेकेंड सर, 1 मिनट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था, बरकी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील होती है। आप देखते होंगे जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है ना। फैन क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है, यानी हरकत में आ जाता है। हरकत मैकेनिकी तवानाई जो है दो तरह का है, आप लोग पढ़े होंगे, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो फैन जो होता है काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाता है, यानी घूमना शुरू कर देती है, हरकत में आ जाती है। इन जनरल इसको मैकेनिकी तवानाई भी कहते हैं। तो बरकी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो जाती है, किसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में। ओके, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर का डिपेंडेंस क्या है? आप देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि अगर हम बरकी रो की ताकत को बढ़ा दें तो फैन और तेज़ी में घूमने लगेगा, लेकिन ताकत का भी वहाँ पर ये है क्या कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस रेट पर वो बना है। जैसे हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अपना एक रेटेड होता है, जैसे बल्ब भी आप देखते हैं 20 वाट 220 वोल्ट, है ना। तो उस हिसाब से ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा करंट अगर बह जाए तो कॉइल जल भी सकता है। तो यहाँ पर बता रहा है बरकी रो की ताकत पर ठीक है, डिपेंड करती है। 2 नंबर में क्या, मकनातीसी ताकत पर मुनहसर करती है। ठीक है, ओके। 3 नंबर में हम लोग बोल रहे हैं कॉइल। उसमें क्या होता है, मोटर में आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है, उसमें बहुत सारा तांबा का जो इंसुलेटेड तार है उसको लपेटा जाता है। आप देखे होंगे, अगर फैन वगैरह खुलता होगा तो देखे होंगे आप। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा तार जो रहता है वो लपेटा जाता है। ठीक है, तो कॉइल बनाया जाता है। उसका टर्न, यानी कॉइल का टर्न, कॉइल का तार का कॉइल का जो टर्न होता है यानी घुमाव, अगर ज़्यादा हो तो
मकनातीस भी ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है, मकनातीस ताकत बढ़ जाएगा, ठीक है, और तेज़ी से घूमेगा, ओके। और टर्न अगर कम हो तो उसका स्पीड कम हो जाएगा घूमने का, ठीक है, याद रहेगा ये 3 चीज़ें, ओके। बल की तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील होती है, बल की रो की ताकत पर डिपेंड करती है, मकनातीसी ताकत पर डिपेंड करती है, कॉइल का टर्न पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया ये टॉपिक। आप देखिए अब अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो क्रिस वाला टॉपिक है। क्रिस फिल्म में, क्रिस 3 में जो काल को मारता है ना, ऋतिक रोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस्तेमाल करके। देखिए अगर किसी पाइप, अगर हम एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वाला पाइप ले लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कुछ इस तरह से हम लोग इंसुलेटेड तार को हम लोग लपेट देते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड वायर को हम लोग लपेट देते हैं, ओके। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल शेप आ गया और वो तार का गुच्छा मिल गया, ठीक है। ऐसे तार के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक खास नाम से जानते हैं, सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक। अगर इस तार से बल्कि रो गुजरे, अगर इस तार से बल्कि रो गुजरे तो क्या होगा, इस तार में क्या पैदा होगा, अगर बल्कि रो गुजरे तो इस तार में, आप सभी जानते हैं ना, अभी पढ़े थे हम लोग कि किसी मॉसिल से अगर बल्कि रो गुजरती है तो इस मॉसिल में क्या पैदा होता है, इस मॉसिल में मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है, मॉसिल के सराउंडिंग्स में मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ओके। तो आप देखिए इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब बल्कि रो को इससे हम लोग गुजारेंगे इस सोलेनॉइड से, तो इसके दोनों सिरों पर, एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है, दोनों सिरों पर पोल डेवलप होगा, मैग्नेटिक पोल डेवलप होगा, ठीक है। अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई लोहा का कोई रॉड है या कोई भी चीज़ है, इसके अंदर अगर हम लोग दाखिल कर देते हैं और करंट गुजारते हैं तो वो एक मैग्नेट में चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, टेम्पोररी मैग्नेटिज्म होगा, टेम्पोररी मैग्नेटिज्म होगा, आर्जी होगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही बिजली बंद करेंगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस सोलेनॉइड के अंदर में अगर कोई आयरन को डालते हैं, लोहा का सामान को डालते हैं अगर, तो क्या होगा, उसमें मकनातीसियत पैदा हो जाएगी, यानी वो मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ऐसा मैग्नेट होता है टेम्पोररी मैग्नेट, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑफ करेंगे तो वो मकनातीस उसमें ख़त्म हो जाएगा, उसका मकनातीस सिफत ख़त्म हो जाएगी। जब मकनातीस पैदा होगा तो उसमें पोल भी डेवलप होगा, पोल जो डेवलप होगा, एक सिरा पर नॉर्थ पोल और दूसरे सिरा पर साउथ पोल, तो कहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा, कहाँ साउथ पोल डेवलप होगा, वो डिपेंड करता है। अगर ये जो टर्न है, इस टर्न से बल्कि रो अगर पैदा घूम रही है, मतलब गुजर रही है, अब बल्कि रो का गुजरने का जो सिम्त है वो क्लॉकवाइज अगर है, तो वहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज है कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा साउथ, यानी क्लॉकवाइज जहाँ रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बल्कि रो गुजरेगी तो ऐसे हालत में वहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। और जब यहाँ साउथ हो गया तो यहाँ पर अगर देखेंगे उस साइड से, तो बल्कि रो की सिम्त क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा मकनातीस का। याद रहेगा हम लोगों ने क्या सीखा, सोलेनॉइड क्या है, अगर कोई प्लास्टिक का ही अगर हम लोग सिलेंडर ले लेते हैं, उसमें तार पाइप ले लेते हैं, उसमें तार अच्छे से वाइंडिंग करते जाते हैं, गुच्छा बन जाता है उसमें, ठीक है, तार का, और उस प्लास्टिक के पाइप को हम निकाल लेते हैं तो जो चीज़ मिलता है हमको, तार का जो गुच्छा मिलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। इस सोलेनॉइड का खासियत क्या है कि जैसे ही बल्कि रो गुजारेंगे
तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होगा, मकनातीसी मैदान पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लोहा का सामान अगर अंदर दाखिल करते हैं तो उस लोहे में मकनातीसियत पैदा हो जाएगी, यानी वो मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन वो मैग्नेटिज्म कैसा होगा? टेम्पररी मैग्नेटिज्म होगा वो, यानी बल्कि रोक बंद करने पर, बिजली कट ऑफ करने पर वो क्या हो जाएगा? उसका मकनातीसी सिफत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब मकनातीस पैदा हो रहा है तो मकनातीस का दो पोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ कहाँ पैदा होगा? इस साइड में पैदा होगा ना, इस साइड में नॉर्थ पैदा होगा। वो डिपेंड करता है जो टर्न से, यानी गुच्छा से जो तार करंट गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट का अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जहाँ पे क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा, और जिस सिरा से, सोलेनॉइड के जिस सिरे से बल्कि रो का सिम्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो वहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एडिटिंग उतना नहीं जानता हूँ, एडिट नहीं कर पाता हूँ, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करूँगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ कि 10th का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर रहे, जब बच्चे का मन करे तब वो यूट्यूब पर ऑनलाइन हो, और सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर ले आसानी से। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे बच्चों का भी वीडियो आता है उसे भी देखें, लाइक शेयर करें उसे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि और बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे, वो लोग भी मुझसे जुड़ें। ठीक है, और लोगों को जोड़ें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को एंड तक देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन ना रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग सब हेल्दी रहें, मेरी यही दुआ रहेगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।